जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ मैसेज हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, अच्छी जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को आदेश। रीजनल सेंटर ईसीएचएस का लेटर जारी 30 अप्रैल का। जी हां दोस्तों, रीजनल सेंटर ईसीएचएस का एक लेटर जारी हुआ है, और यह जारी हुआ है सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए, जिसमें लिखा गया है कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। जो ईसीएचएस बेनिफिशियरी है, अगर उस शहर में उसका इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल है और वहां पे अगर इलाज नहीं हो रहा, तो दोस्तों अगर पॉलीक्लिनिक से दूसरी जगह, दूसरे शहर में उसे रेफर किया जाता है, तो वहां पे जो आने का, ले जाने का जो यात्रा भत्ता है वो दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो एक अटेंडेंट होगा, जो पेशेंट के साथ बैठेगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा गाड़ी में, तो उसका भी उसे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें ये जबरदस्त लेटर है, आप मेरे से ले सकते हैं। मरीज के साथ साथ एक अटेंडेंट को भी यात्रा भत्ता मिलेगा। यात्रा का पूरा भत्ता क्लेम कर सकेंगे। इसके लिए आपको अब कांटेक्ट करना पड़ेगा पॉलीक्लिनिक में। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको देने पड़ेंगे, तब आपको ये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ऐसे दोस्तों बहुत से मरीज रहते हैं, ईसीएचएस के बेनिफिशियरी रहते हैं, जो दोस्तों उस शहर में उनको इलाज नहीं मिल पाता, तो पॉलीक्लिनिक से वो दूसरी जगह रेफर करा लेते हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी दूसरे शहर में। तो दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो आपका पैसा लगता है वो आपको वापस दिया जाएगा। क्लेम करेंगे दोस्तों आप ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में, तो वो आपको पैसा मिल जाएगा। और अगर आप मरीज हैं और उसी के साथ साथ आपका कोई पड़ोसी है या फिर जो साथ में आपका अटेंडेंट है, उसका भी जो खर्चा होगा वो भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा, वो आप क्लेम कर सकेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सभी डिफेंस पेंशनर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही से चेक करें। स्पर्श पर अगर गलत है और उसे सही कराएं। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ भी चेक करें। जी हां दोस्तों, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अगर स्पर्श पे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर वाइफ की डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप उसे तुरंत सही कराएं। क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले टाइम में जब आपकी 80 साल उम्र होगी, जब आप 80 साल क्रॉस करेंगे, तो फिर आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। जैसा आपको पता है, एडिशनल पेंशन जो काम करती है वो करती है डेट ऑफ बर्थ पे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होगी स्पर्श पे, तो फिर सही टाइम पे आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल पाएगी, या फिर लेट लतीफी हो सकती है एडिशनल पेंशन मिलने में। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही मेंशन कराएं स्पर्श पे, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में एडिशनल पेंशन लेने में दिक्कत हो सकती है। ये मैं वाइफ की भी बात कर रहा हूं और सैनिक की भी बात कर रहा हूं, पेंशनर की भी बात कर रहा हूं। जब पूर्व सैनिक की डेथ होगी तो फिर वाइफ को ही फैमिली पेंशन मिलेगी, और जब उसकी एज 80 साल होगी तो फिर एडिशनल पेंशन मिलेगी। ऐसी पूर्व सैनिक जब तक जीवित हैं, जब उनकी एज 80 पे पहुंचेगी तब उनको एडिशनल पेंशन मिलेगी। लेकिन जब तक डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होगी, जब तक आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल पाएगी, या फिर सही टाइम पे नहीं मिल पाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ आप जरूर सही कराएं स्पर्श पे, वरना आगे चलकर दिक्कत होगी एडिशनल पेंशन लेने में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आगे चलकर गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1 साल में चेंज कर सकती है डिफेंस पेंशनर के लिए रूल। और दोस्तों गवर्नमेंट अगर ऐसा चाहे, अगर वो करना चाहे, दोस्तों कौन से रूल की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं फैमिली पेंशन के रूल के बारे में। जैसा आपको पता है, अगर पूर्व सैनिक की डेथ होती है तो फिर वाइफ की पेंशन कम कर दी जाती है, और इसके बारे में मेजर जनरल सतपाल सिंह जी ने कोर्ट केस भी करा हुआ है कि फैमिली पेंशन जो मिले वो फुल फैमिली पेंशन मिले। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद कुछ साल बाद फैमिली पेंशन को नॉर्मल रेट में कन्वर्ट ना करा जाए, यानी फैमिली पेंशन फुल मिले, उसे कम ना किया जाए। दोस्तों इसकी कुछ कंडीशन है। सिविल में दोस्तों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिविल में तो आदमी 60 साल तक रिटायर होता है, तो ज्यादातर पेंशनर की एज ज्यादा ही होती है। लेकिन जहां मैं डिफेंस की बात करूं तो उसमें जो पूर्व सैनिक है, कई बार छोटी उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है, फिर सारा भार पड़ता है
फैमिली मेंबर्स पे, परिवार पे, वाइफ पे, स्पाउस पे, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं दोस्तों, क्योंकि एक आदमी की डेथ हो रही है 60 साल बाद, जैसे कि सिविलियन 60 साल में रिटायर हो गए, फिर उसके बाद 70 पे उनकी डेथ हो गई, 75 में डेथ हो गई। लेकिन जो जवान जिनकी कम उम्र में डेथ हो गई, जिनकी 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में, यानी 40 साल से नीचे नीचे कम उम्र में, तो दोस्तों उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वाइफ को, स्पाउस को। तो इन सब चीजों को एविडेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे जजों के सामने, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर इन फ्यूचर जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनकी वाइफ को, स्पाउस को फुल पेंशन मिल सकेगी। तो दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन है, यह निर्णय सिर्फ डिफेंस पेंशनर पर ही लागू हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स जो सेवा करते हैं देश की, वो काफी हार्ड कंडीशन में करते हैं, कई बार कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो यह कारण हो सकता है, यह कारण एविडेंस के रूप में 100% साबित होगा कि डिफेंस पेंशनर के लिए यही रूल अप्लाई किया जाए इन कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है और सारी परेशानी फिर होती है वाइफ को, स्पाउस को। जीवन यापन चलाना मुश्किल होता है विधवा का। बिल्कुल दोस्तों, अगर कम उम्र में ही डेथ हो जाती है तो फिर घर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पड़ती है, वाइफ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पड़ती है, फिर उनके बच्चे भी हैं। अब बच्चे उनके सेटलमेंट तो नहीं हुए, ज्यादा बड़े तो नहीं हुए, क्योंकि कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई है, तो बच्चों को भी देखना है। तो इस वजह से कम पूर्व सैनिक की डेथ के बाद विधवा को, वाइफ को फुल पेंशन दी जाए, यह सबसे बड़ा कारण है, और यह भी एक एविडेंस होगा सुप्रीम कोर्ट में रखने का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड ऑफिस के साथ साथ आर्मी हेडक्वार्टर में भी कई केस पेंडिंग में हैं, एसीपी, एमएसीपी के। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचते होंगे सिर्फ रिकॉर्ड ऑफिस ही आपका केस लेट करता है या फिर पेंडिंग में रखता है। तो दोस्तों कई बार रिकॉर्ड ऑफिस भी लेट लतीफी करता है और वो कुछ केस डाल देता है आर्मी हेडक्वार्टर के पास, और जब तक कि आर्मी हेडक्वार्टर अप्रूवल नहीं देगा, जब तक रिकॉर्ड ऑफिस आगे बढ़ेगा नहीं, वो आपका केस पेंडिंग में ही रखेगा। तो जितना उत्तरदायी, जितने आपके केस रिकॉर्ड ऑफिस में पेंडिंग में हैं, उसमें से कुछ केस आपके आर्मी हेडक्वार्टर में भी पेंडिंग में है। जब आर्मी हेडक्वार्टर से सारी सैंक्शन मिल जाएगी, तब रिकॉर्ड ऑफिस उसे आगे करता है। लेकिन दोस्तों कई बार रिकॉर्ड ऑफिस ऊंचे लेवल की भी परमिशन लेता है कई केस को आगे करने के लिए, जैसे उसमें कुछ एसीपी के केस हो गए, एमएससीपी के केस हो गए, कुछ दूसरे केस हो गए, किसी के इंक्रीमेंट के केस हो गए, क्योंकि दोस्तों ये मामले जल्दी सुलझाए जाने चाहिए। लेकिन आज तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो काफी जो ये मैटर है जो अभी पेंडिंग में है, ये रिकॉर्ड ऑफिस के साथ साथ आर्मी हेडक्वार्टर के पास भी है। तो जब तक वहां से सेंक्शन नहीं मिलेगी, जब तक रिकॉर्ड ऑफिस कुछ काम नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे केस पेंडिंग में है, कुछ केस रिकॉर्ड ऑफिस खुद ही निपटा देता है, आगे कर देता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो काफी साल पुराने होते हैं, तो उसमें फिर कमांड की या फिर आर्मी हेडक्वार्टर की जरूरत पड़ती है अप्रूवल लेने के लिए, तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस उन पे बात टाल देता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे केस हैं जिनका भी फाइनल नहीं हुआ है, काफी सालों से वो पेंडिंग में पड़े हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी केस आर्मी हेडक्वार्टर में पड़े हैं, चाहे वो एसीपी के हो, एमएससीपी के हो, चाहे वो एंट्री लेवल के हो, चाहे किसी चीज के हो, वो जल्दी से जल्दी निपटान हो, उसका निपटारा किया जाए पूर्व सैनिकों के हक में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।